बाकी आपका मैटर तो पता लग ही जाता है। हम बात करते हैं पहले इंटरफेरेंस की, है ना? ये सब तो आपको पता होगा कि सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, है ना? कोहेरेंस वगैरह ये सब आपको आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि पता होगा, क्योंकि हम बीच में से टॉपिक उठा रहे हैं, तो हम प्रॉपर इंटरफेरेंस की बात करेंगे। क्या होता है इंटरफेरेंस में, किसी को पता है क्या? एनीबडी? इंटरफेरेंस क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? नहीं? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ये जितने बच्चे ज्वाइन है। नो सर। नहीं? तो देखो, इंटरफेरेंस के अंदर एक्चुअल में ये जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है ना, ये वेव्स का कंसेप्ट है, और ये आप क्लास 11th में पढ़ते हो। इसका यूज हम 12th में कर लेते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है सर? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 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 हो रहा है, मतलब अच्छे से। तो कहीं पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ रहा है, कहीं पर एनर्जी कम हो रही है तो एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो आपने इसलिए पढ़ा भी होगा, दो तरह के इंटरफेरेंस पढ़ा होगा ना। एक का नाम सबने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव, दूसरे का नाम आपने पढ़ा होगा बच्चे, डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव में आपने क्या पढ़ा है और डिस्ट्रक्टिव में आपने क्या पढ़ा है, कोई आइडिया किसी को? कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होते हैं और बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, बल्कि, है ना? जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आती है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब ट्रफ के ऊपर ट्रफ आती है तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस है वो भी 11th में पढ़ रखी हैं। वो क्या होता है सर? जो भी पाथ डिफरेंस होता है, मैं अभी 11th वाला रिकॉल कर रहा हूँ, ये वो किसके इक्वल होता है? एन लैम्डा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सिमिलरली पाथ डिफरेंस जो क्या हो, अगर 2n+1 λ/2 हो, इसका इंटीग्रल हो, तब जो इंटरफेरेंस होता है वो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। का पाथ डिफरेंस इतना होगा जब पाथ डिफरेंस इतना होगा। ये दोनों केस हमारे चलते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अंदर। अब ये n क्या है? n कैन बी 1 0 1 2 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ऐसे ही n क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4, ये सब हो सकता है। ठीक। अब मेरे को बताओ, वैसे तुम 11th में पढ़ते हो, क्या आपको पाथ डिफरेंस का मतलब समझ में आता है किसी को? जब तक मेरे को बोलोगे नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरे को कहाँ से पिकअप करना है तुम्हें। अगर नहीं बताते तो फिर मैं सीधा ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ और काम खत्म कर देता हूँ। बताओ, पाथ डिफरेंस का मतलब पता है? पाथ डिफरेंस होता क्या है? चलो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर फिर हमारे पास दो ऐसे छोटी छोटी, मैं आपको बड़ी स्लिट दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास छोटी छोटी स्लिट्स होती है दो। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। और यहाँ पर एक स्क्रीन हो गई। तो स्लिट से स्क्रीन के डिस्टेंस को बच्चे बोलते हैं हम कैपिटल डी। ज्यादा बुक्स में आपको यही दिखेगा, इसलिए हम भी कैपिटल डी से लिख रहे हैं। और दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी। इसके डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चे? स्मॉल डी। ठीक। ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, ऐसा समझ लो।
अब जब लाइट रे जो सोर्स आती है वो बहुत सारी डायरेक्शन से लाइट रेज आती है, सोर्स से सारी डायरेक्शन में क्या आती है बच्चे, हमारी लाइट रेज आएंगी, यहाँ से भी, 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 हर डायरेक्शन में जाती है। तो हमने इन दो स्लिट से हम क्या करवाते हैं सर, लाइट रे को पास करवाते हैं। अब देखो मैं इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करता, बट क्योंकि कम्युनिकेशन है ही नहीं आप लोगों में बहुत दिन से, जब से मैंने बोर्ड का काम स्टार्ट किया है। जेई में आप लोग बहुत सही से इंटरेक्ट करते थे, या फिर वो बच्चे दूसरे थे जो अब आते नहीं, वो शायद बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उनको आता है ये कंसेप्ट तो, बट आप लोग कोई इंटरेक्शन ही नहीं करते बच्चे। तो ये लाइट रेज जब इस सोर्स दो स्लिट से पास होंगी तो देखो क्या होगा कुछ, ये इसका सेंटर पॉइंट है मान लो, और मैंने सेंटर रे भी बनाई थी यहाँ पर, ये मान लो इसकी सेंटर से एक लाइन पास कर दी है, ये सेंट्रल पॉइंट है। अब लाइट रे यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है ना, दोनों स्लिट से निकल सकती है। तो हमको ये देखना है कौन से पॉइंट पे हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कौन से पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विद नोन फैक्ट कि मैं मान के चल रहा हूँ को आपको बेसिक पता है ना। सिर्फ डेरिवेशन पे अगर आपने बोर्ड के लिए फोकस करना है तो फिर वही कर लेते हैं आओ। तो लाइट रे अब इस स्लिट से भी जाएगी, इस स्लिट से भी जाएगी। मान लो ये लाइट रे आई तो पहले इस स्लिट से कोई भी लाइट रे आई होगी तो कुछ ऐसे गई होगी बच्चे, हम इसको ग्रीन से, तो इससे सब दिखा देते हैं सर, यहां से लाइट रे गई होगी सर, इस स्लिट से अगर गई है तो सिमिलरली इस स्लिट से भी गई होगी सर लाइट रे, तो कुछ ऐसे। मैं कौन से पॉइंट पे मान लो ये हमारा सी पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, इस पॉइंट पर जब लाइट रे पहुंची होगी दोनों स्लिट से, तो मैं वो उसकी बात कर। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो आप देखो जो लाइट रे यहाँ से ट्रेवल करी है और यहाँ से ट्रेवल करी है, क्या वो सी पर सेम पॉइंट पे पहुंच रही है? देखो दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया है। कैसे पता लगा मुझे? देखो ए से स्टार्ट हुआ और बी से स्टार्ट हुआ, दोनों सेम पोजीशन पे है, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ ए से सी जाने में जितना टाइम लगा है उतना ही बी से सी जाने में लगा है। जब लाइट रे ऐसे सेम तरीके से ट्रेवल कर रही है, भाई ए से सी ऐसे कुछ गई होगी लाइट रे, ऐसे वेव, ऐसे ही यहां से भी गई होगी। तो सेम तरीके से बिल्कुल ट्रेवल करा है बच्चे, बिल्कुल सेम तरीके से लाइट रे ने, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं जब लाइट रे बिल्कुल सेम तरीके से एक जगह पर पहुंचे हैं तो वो सेम फेज में पहुंची है। इसका मतलब एक लाइट की जो क्रस्ट है दूसरे के ऊपर, क्रस्ट एक की तरफ दूसरे की तरफ के ऊपर आ रही होगी, इसका मतलब सर क्रस्ट के ऊपर। और जब इंटरफेरेंस हो रहा है, ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि फेज डिफरेंस अगर पता है या नहीं। जब भी पाथ डिफरेंस यानी दोनों ने सेम ट्रेवल किया है सर, बिल्कुल सेम ट्रेवल किया है, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। अब पाथ डिफरेंस जीरो कब होगा? अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो रहा है, आप देखो यहां पर यही कंडीशन बनती है जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा, आप इस वाली कंडीशन में पुट करो n जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो इसी में हो सकता है, इसमें नहीं हो रहा, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो तब हो रहा है ना, तब कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे पास? कंस्ट्रक्टिव। इसीलिए बोला जाता है कि बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे इनका कौन सा इंटरफेरेंस होता है बच्चे? सेंट्रल पॉइंट पे बिल्कुल और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसीलिए आपको जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की आप बात करते हो तो सेंट्रल पॉइंट पे बिल्कुल आपको क्या मिलता है? ब्राइट फ्रिंज बनता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड को और बढ़ा दिया, तो इसीलिए ब्राइट फ्रिंज मिलता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर पर, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो होता है। जितना पाथ उसने ट्रेवल किया है ए से उतना ही पाथ उसने ट्रेवल किया है बी से, इसीलिए जो पाथ का डिफरेंस है वो जीरो है बच्चे। तो ये बात ध्यान रखेंगे सबसे पहले। अब दूसरी बात ध्यान से अगर देखो, अगर मैं इसको हटा दूं अब एक बारी के लिए, ये वाली रे दिखाऊंगा मैं आपको, अब मैं किसी और पॉइंट पे देखता हूं, क्योंकि सी पॉइंट पे तो मेरे को कंफर्म हो गया कि एट पॉइंट सी कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। और मेरे को क्या मिल रहा है सर? मैक्सिमा मिल रहा है। मैक्सिमा मतलब जब बहुत सारी ब्राइट, बहुत अच्छे से ब्राइट फ्रिंज मिल रहा हो, ब्राइट लोकेशन मिल रही हो, ऐसा समझो कि बहुत ब्राइट फ्रिंज मिल रहा हो, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। और जब इंटेंसिटी जीरो हो जाए बिल्कुल, मतलब एक की क्रस्ट दूसरे की तरफ पर आ जाए तो इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो उसको बोलते हैं मिनिमा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको पता है सी पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, आप किसी और पॉइंट पी पर देख, किसी और पॉइंट पे देखते हैं, मान लो ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर मैं पी पॉइंट पर देखूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मैं कैसे देखूंगा? भाई एक रे आई होगी मेरी ए से, फिर दूसरी रे मेरी कहां से आई होगी बच्चे?
बी से, और अब ये दोनों रे आकर टकरा रही होंगी सर इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। अब मेरे को पी पर पता करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं, हमने क्या कंडीशन ली है बच्चे, हमने ये कंडीशन लिया है कि बच्चों ये जो कैपिटल डी है, ये जो कैपिटल डी है यानी स्क्रीन का डिस्टेंस वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, और ये कंडीशन भी ले लो, और साथ में या ऐसे ले लो कैपिटल डी की वैल्यू बहुत बड़ी है, वेरी वेरी लार्ज, इसका मतलब स्क्रीन क्या है, बहुत बहुत दूर है। और जब स्क्रीन बच्चे बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो चाहे लाइट, ध्यान से सुनना, अगर स्क्रीन, ये वाली जो स्क्रीन है, ये रेड वाली, ये पी पॉइंट वाली जो पूरी स्क्रीन है, ये वाली, ये बहुत दूर है, तो आपको चाहे ए से लेकर पी वाली लाइन देख लो, चाहे बी से लेकर पी वाली लाइन देख लो, ये दोनों आपको पैरेलल दिखेंगी। मैं आपको कंडीशन लिख के बता रहा हूं क्योंकि कोई जवाब मेरे से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही। डी अगर बहुत दूर, मतलब स्क्रीन बहुत दूर है, तो जितनी भी रेज निकली हैं वो आपस में कैसे अपेरेंट होंगी सर, अपेरेंट टू बी पैरेलल, मतलब रेज हमें पैरेलल दिखेंगी बच्चों अगर स्क्रीन दूर होगी। अब इससे फायदा क्या हुआ अभी बताते हैं, ठीक। अब चाहे कोई भी रे निकाल लो, सारी आपको पैरेलल दिखेगी पी पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर मान लो यहां से एंगल जो बना है रे का वो थीटा है मान लो, ठीक, यहां से एंगल, मैंने ये लाइन ऐसे ही लिखा दी है येलो वाली, ठीक है, इसका कोई रोल था नहीं, हमने सिर्फ देखना है ब्लू वाली को और व्हाइट वाली को। तो अब अगर ध्यान से देखो, ये स्लिट के और इसके बीच में, दोनों स्लिट के बीच में है दूरी डी, तो सर ये कितना हो जाएगा, पूरा डी है ही, ये पूरा डी है, अच्छा सर, तो ये कितना हो जाएगा d/2, और ये भी कितना हो जाएगा d/2, क्योंकि हाफ कर दिया मैंने स्लिट का। अब ध्यान से अगर देखा जाए, आप लोगों को अच्छे से देखना, ये डी, तो हर एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है तो सारे एंगल कितने होंगे थीटा, क्योंकि मैंने अभी बोला कि स्क्रीन बहुत दूर है, तो ये सारी रेस पैरेलल दिखेंगी, और पैरेलल अगर दिखेंगी तो सारे एंगल मेरे को कितना प्रतीत होंगे सर, थीटा ही लगेंगे, सारे के सारे जितने भी। अब ध्यान से देखो, पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखो, जहां तक देखो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो अच्छे से देखना पहले। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालूंगा वो ध्यान से देखो, देखो बच्चे, ए से लेकर, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे को इतनी सारी रेज नहीं बनानी, तो आप एक बार के लिए ये येलो वाली लाइन को हटा भी सकते हो। अब ध्यान से देखना सर, ए हमको दो जो रे कंसीडर करनी है वो ए और पी वाली देखनी है, एपी, एंड दूसरी देखनी है बीपी। इन दोनों को देखो, एपी, ए से पी, ए से पी, ए वाली और बीपी वाली, एपी और बीपी को आराम से देखो, क्या ये दोनों सेम ट्रेवल कर रही हैं, कोई बता सकता है क्या इन दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया है, क्या एपी और बीपी वैल्यू इक्वल होगी, आपको क्या लगता है, किसी को समझ में आ रहा है, एपी और बीपी क्या इक्वल होंगे या नहीं होंगे, सोचो थोड़ा। देखो, ए से रे भी पी पर पहुंची है, बी से भी पी तक पहुंची है, आप बिना देखे भी, आप बिना सोचे भी बोल सकते हो कि कौन सी रे लेट पहुंची होगी पी तक, ए से निकलने वाली या बी से निकलने वाली, बी से। बी से निकलने वाली, पक्का, वेरी गुड। तो अगर बी से निकलने वाली रेट, क्योंकि बी थोड़ा नीचे से नीचे चला है भाई, ऑब्वियस ही बात है, तो बीपी बड़ा होगा एपी से। अब कितना बड़ा होगा, यानी इनके पाथ में कुछ डिफरेंस है, वही निकालना है। तो क्या करते हो, मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला कि सर परपेंडिकुलर डाल के देख लेते हैं। यहां से जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, तो ये एपी है, ये बीपी है, बीच में एक और पॉइंट बोल देता हूँ डी, ये मान लो डी तो बोल दिया मैंने, एफ बोल दो, ये है परपेंडिकुलर पॉइंट एफ मान लिया। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डालने से क्या हुआ, परपेंडिकुलर डालने से हुआ ये कि जो एपी है वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, एफपी के, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाली लाइन के इक्वल हो गई। अब आप खुद देख सकते हो बीपी ने कितना ज्यादा ट्रेवल किया है एपी के मुकाबले, बता सकता है कोई, बीपी ने कितना पोर्शन एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, देखते ही पता लग रहा है। एपी को देखो और बीपी को देखो,
इस पॉइंट को अगर अच्छे से नाम देना है, अगर बुक्स में भी आप देखो तो बी एक्स बोल दो, या आप बी एस भी बोल सकते हो। डी भी तो नहीं दिया, बी एल। देखो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, देखना बीपी ने, ध्यान से देखो। बी एफ पार्ट ज्यादा। बी एल है ना, बी एल पार्ट, बेहतरीन। देखो ए से पी ये तो चला गया, हमको पता है एपी और एलपी जब सेम है तो ये वाला पाथ जो है वो एक्स्ट्रा है जिसने ट्रेवल किया है। अब यही हमने निकालना है, तो इसका जो पाथ डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया सर, ये जो पाथ डिफरेंस आया वो किसके इक्वल आया, बी एल के। अब ये बी एल ही हमने निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब ये बी एल देखते हैं सर कैसे निकलेगा। ये बी एल कैसे निकलता है देख तू भाई। अब ये बी एल निकालने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखो। तो अगर अब मैं एंगल्स दिखाता हूं आपको, इतना समझ में आ गया सर, बी एल दिखाना है, ये सारे एंगल थीटा है। अगर ये थीटा है बच्चे तो ये भी थीटा है, तो ये वाला अगर यहां पर एक लाइन खींचूंगा तो ये भी कितना एंगल बनाएगी सर, थीटा बनाएगी। सारे एंगल कितने बन रहे हैं, थीटा। अब ध्यान से देखो, अब ये वाला एंगल कोई मेरे को बता सकता है कितना होगा, अच्छे से देखो, आराम से देखो। बच्चे ये देखो, ये पूरा इसके ऊपर ये वाली रे देखो ध्यान से, ये वाली रे सारे एंगल सेम बना रहे हैं। तो सर ये 90 था, अच्छा ये 90 होगा, ये यहां से लेको ये पूरा 90 होगा। अच्छे से देखो ध्यान से, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा। दिमाग लगा के सर क्या ये वाला एंगल क्या होगा, कोई बता सकता है अच्छे से सोच के। अगर मैं इसको अच्छे से और भी दिखा दूं तुम्हें ताकि तुम्हें नजर आ जाए चीजें। अब देखो ये एंगल थीटा है, अगर तो सोचो थोड़ा सा। सर ये सबके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है, ये तो ये पूरा 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हमारे पास। और ये 90 माइनस थीटा है, नीचे वाला भी थीटा है, तो देखो अंदर वाला कितना हो रहा है, ध्यान से देख लो। चाहे यहां से निकाल दो, ये पूरा 90 तो ये भी हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये पूरा भाई 90 है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये तो है ही 90। तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, सोचो। 90 प्लस 90 माइनस थीटा, और इसको मान लो एक बारी के लिए अल्फा, ये प्लस अल्फा, टोटल एंगल कितना होता है 180। तो 90 90 कट गया 180 से, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, थीटा। इसका मतलब ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। और जब किसी डेरिवेशन, अब दिमाग रखना है, अगर डेरिवेशन करने के लिए अगर समझने नहीं आए हो तो इस बात को रख लेना ध्यान, अगर ये थीटा है सारे तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हमको फालतू की लाइंस अगर नहीं चाहिए तो हम उसको हटा सकते हैं, जैसे कि मैं हटा देता हूँ, ताकि आपको कम से कम याद रखना पड़े या कम से कम समझना पड़े, दिक्कत ना हो। देखो ये लाइन मैंने हटा दी, ठीक। तो मेरे को इतना समझ में आ गया सर कि ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल भी थीटा है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बस इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। सर बी से लेकर एल तक के डिस्टेंस को मैंने निकालना है क्योंकि वही पाथ डिफरेंस है, इसको एक्स मान लो। तो आप इस ट्रायंगल में देखो, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे मान के चल रहा हूं, तो मैंने कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि साइन, क्योंकि क्यों मान रहा हूं छोटे, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है। और साइन थीटा क्या होगा सर, टेंजेंट थीटा के इक्वल, और वही थीटा के इक्वल होगा। तो बताओ टेंजेंट थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इस ट्रायंगल से, या तुम सिंपल डी बाई एक्स की निकाल दो या एक्स बाई डी की निकाल दो। देखो हमने निकालना एक्स है, हमने निकालना एक्स है, एक्स, ठीक। और हमें गिवन है डी, तो एक्स बाई डी बताना कौन सा थीटा बन रहा है, आप खुद देखो। एक्स क्या है इस ट्रायंगल में, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है या बेस है, ये वाली साइड देखना, देखो ध्यान से। बेस। ये देखो थीटा तो ये है बच्चे, तो थीटा वाली साइड के सामने वाली साइड ये कौन सी चीज है, साइन हो जाएगी।
सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है यानी x बोला था इसको मैंने, ये d, तो x अपॉन डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया सर, टेंजेंट थीटा। तो ये x अपॉन डी टेंजेंट थीटा, और इसी को मैं क्या भी लिख सकता हूं इस केस में, साइन थीटा। तो x किसके इक्वल आ गया, जो कि मेरा bl था, x ही मेरा bl है, ये किसके इक्वल आ गया, d साइन थीटा। यानी जो मेरा पाथ डिफरेंस है वो और कुछ नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं साथ साथ, पाथ डिफरेंस मेरा किसके इक्वल आ गया, डी साइन थीटा। इससे ही हमारे आधे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखना कैसे सर, अब पाथ डिफरेंस अगर डी साइन थीटा के इक्वल आ गया, हमको पता है कि ये जो है वेव का फिनोमिना है, और वेव में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और मैंने सबसे पहले यही बात बोली है, कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो बच्चे, एन लैम्डा। दिख रहा है ना सबको, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो बच्चे, बोलो मेरे साथ साथ, किसके इक्वल हो पाथ डिफरेंस, एन लैम्डा। एन लैम्डा। तो आपको पता है उस टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और हमारे केस में पाथ डिफरेंस अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, कितना निकाला है पाथ डिफरेंस हमने अभी अभी, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जब उसने बोला है कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा, तो हमारे केस में पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा, तो हमारे केस में होगा डी साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल। तो सिमिलरली ये कंडीशन किसकी बन गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा अच्छा, सेकंड कंडीशन किसकी होती है भाई, कौन से उसकी होती है, फ्रिंज की, बताओ। सेकंड कंडीशन किसकी होती है, डिस्ट्रक्टिव की। आओ डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव के लिए अभी देखना हमने क्या लिखा था पीछे, किसी को याद तो होगा नहीं आई थिंक, पर मैं पीछे कर देता हूं तुम्हारे लिए, ये लो क्या था डिस्ट्रक्टिव के लिए, देखना पढ़ना, पाथ गुड डिफरेंस। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है बताओ, 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस बोल दो मेरे साथ साथ, अभी लर्न भी हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है। तो हमारे केस में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है बच्चे, बताना हमारे केस में, एक सेकंड तनिका, हमारे केस में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है बताओ, अभी निकाला है बच्चों, किसके इक्वल है, आयुष, ऋतिक, रोहित, बताओ भाई, हमारे केस में पाथ डिफरेंस हमने किसके इक्वल निकाला है, सर डी साइन थीटा। डी साइन थीटा, वेरी गुड। तो डी साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे केस में, 2n+1 लैम्डा बाय 2। अगर पाथ डिफरेंस इसके इक्वल हो गया, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल हो गया, तो हमारे पास होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो गया, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है सबको, ये कंडीशन थी बच्चे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। हाँ तनिका बोलो। सर मैंने एक टॉपिक समझना में तो आई थी क्लास में, यंग सा? डबल स्लिट वही वेव चल रहा है, वेव से वही चल रहा है भैया, वही चल रहा है। वही चल रहा है। हाँ आपने पूरा समझा दिया। आधा समझा दिया, अब आधा और रह गया, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। फिर भी हमने जहां से स्टडी अभी छोड़ा है ना, वहीं से पकड़ लो इस बात को, ठीक है। अभी हमने सिर्फ कंडीशन डिस्कस किए हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है बच्चे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2 के। अब मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, एन किसके इक्वल होता है, 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, और यहां पर भी एन किस भी ले सकते हो, 0 1 2 3, है ना, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव में, ठीक, या होल नंबर बोल दो आप। अब पहला बाय, अब ध्यान से मेरे साथ इंटरेक्ट करो, देखो इतनी से ही काम हो जाएगा तुम्हारा। यहां तक सबको समझ में आ रही है क्या बात, डी साइन थीटा एन लैम्डा। हमने पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहता था, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल है तो वो कंस्ट्रक्टिव है, और पाथ डिफरेंस अगर 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है तो वो डिस्ट्रक्टिव है। ये हम 11th में पढ़ाए हैं। अब 12th में हमने इसका यूज किया है। हमारे केस में पाथ डिफरेंस आया है डी साइन थीटा। अब वो डी साइन थीटा अगर एन लैम्डा के इक्वल है तो वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और वो डी साइन थीटा अगर 2n+1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस मैंने डी साइन थीटा निकाला कैसे था, ध्यान से तुम भी देख लेना तनिका, ये कहां से निकाला था, ये Yes, इस sir. ट्रायंगल से निकाला था। इस ट्रायंगल में ये थीटा बन रहा था, तो ये अगर डी है, ये एक्स है, एक्स है हमारा पाथ डिफरेंस,
ये निकालने के लिए हमने टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वाले फॉर्मूला लगाया कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली, वही साइन थीटा के इक्वल पुट कर दी, तो एक्स डी साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो यहां तक आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। अगर ये पाथ डिफरेंस इसके इक्वल तो कंस्ट्रक्टिव, इसके इक्वल तो डिस्ट्रक्टिव। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, ये तो कंडीशन हो गई, अब लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि भाई कहां पर बनेगा फ्रिंज, फ्रिंज बनेगा कहां, कितनी दूर, तो आओ पहले उसको देखते हैं। बच्चों देखो, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है अगर मेरा फ्रिंज, तो अगर मान लो पहला पहला सेंटर पर क्या बन रहा है, कोई बता सकता है मेरे को? मैंने बताया है सेंटर पर मेरा क्या बना था, ब्राइट फ्रिंज बना था या डार्क फ्रिंज बना था, बताओ। मैक्सिमा मिनिमा क्या बना था सेंटर पर? ब्राइट बनता है शायद। ब्राइट बना था, सेंट्रल मैक्सिमा बना था, क्योंकि पाथ डिफरेंस वहां पर क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसलिए वहां पर हमेशा मैक्सिमा बन रहा है। यंग डबल स्लिट पे सेंटर पर कैसा बन रहा है सर, मैक्सिमा बन रहा है। अब अगर यहाँ मैक्सिमा बन रहा है तो मेरे को पता चलना चाहिए सर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो ये हो रही थी, क्योंकि 0 पुट कर दूंगा तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमा बन जाएगा। अगर सेंटर पर मेरा मैक्सिमा बना है, सेंटर के बाद नया दोबारा से एक बार मैक्सिमा और बनता है। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे ना तो आपको क्या पैटर्न दिखता है, ये पैटर्न दिखता है बच्चे, ये पैटर्न दिखता है। ये स्क्रीन है हमारे पास, अगर तो यहां पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद फिर से डार्क फ्रिंज बनेगा, है ना। डार्क को हम कैसे दिखाएं, कुछ ही नहीं दिखा रहे। अब फिर एक और ब्राइट फ्रिंज, फिर और ब्राइट फ्रिंज, फिर और ब्राइट फ्रिंज, बीच बीच में बीच में क्या बनता है सर, ये जो ब्लू वाले से दिखा रहा हूं ये डार्क है, ये क्या है, डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज। सबको समझ में आ रहा है? ये ग्रीन वाला क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद फिर से ये फर्स्ट ब्राइट बोल दो, ये सेकंड ब्राइट बोल दो, ये थर्ड ब्राइट बोल दो, और इनके बीच में जो फ्रिंज होते हैं वो डार्क फर्स्ट, डार्क सेकंड, डार्क थर्ड, ऐसा कुछ बनता है। अब इनकी कंडीशन कैसे मानेंगे सर, कि भाई पहला ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा, इस पी पॉइंट पर क्या बनना है, पहले तो वो देख लेते हैं। इस पी पॉइंट पे डार्क कब बन सकता है और ब्राइट कब बन सकता है, और पहला ब्राइट कहां बनेगा वो देखते हैं। मैं एक लाइन और दिखा रहा हूं इसके साथ ही, ये स्क्रीन की लाइन है बच्चे, स्क्रीन की, स्क्रीन पे यहां पर पॉइंट था सी। अब मेरे को बताना है, यहां पे तो ब्राइट बन गया, पहला ब्राइट कितनी दूर बनेगा वो बताना है। तो मान लिया मैंने यहां पर जो है वो पहला पॉइंट ब्राइट फ्रिंज बना है, ये जो पी पॉइंट है ये मान लो ब्राइट फ्रिंज बना है, और ये वाई डिस्टेंस दूर है। अब देखो स्क्रीन पर अगर ये डिस्टेंस मैंने वाई ले रखा है, मान लो ये डिस्टेंस वाई है, तो इस पूरे ट्रायंगल पर देखो, येलो वाले ट्रायंगल पर, ये वाला ट्रायंगल, येलो वाला ट्रायंगल, ये वाला, इस पूरे ट्रायंगल पर देखना, वही टेंजेंट थीटा साइन थीटा के इक्वल है, तो टेंजेंट थीटा या साइन थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये डिस्टेंस बच्चे है डी, तो कोई मेरे को बता सकता है y बाई डी किसके इक्वल है, y बाय डी। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, tan टेन थीटा। तो y बाई डी टेन थीटा, और यही साइन थीटा के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा हमारे पास y बाई डी हो गया। अभी हमने एक और चीज भी पढ़ी है सर, अगर हमारा साइन थीटा y बाई डी है, तो हमको ये भी पता है ना सर, साइन थीटा की जगह y बाई डी लिख सकता हूं, तो आओ लिख देते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह y बाई डी लिख दो, लेकिन वो डी कैपिटल है, याद रखना। तो स्मॉल डी तो ये है, और साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चे, y बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो y की वैल्यू देखो क्या आ गई, एन लैम्डा, ये डी ऊपर चला जाएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये क्या है सर, ये y है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस सर, ब्राइट फ्रिंज का, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और कितना डिस्टेंस पर सेंटर से मेरा कंस्ट्रक्ट, सेंटर वाले पॉइंट से मेरा ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर है ये बताएगा, सेंटर से ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर है ये बताएगा। अब ये कैसे बताएगा सर, देखते हैं। आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेंटर पर ही ब्राइट आ जाएगा, अच्छा, क्योंकि y 0 हो जाएगा, y 0 का मतलब सेंटर पर ही। अब पहले ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंटर के बाद पहले वाला फ्रिंज, तो n क्या पुट करोगे, 1 पुट करो, तो y1 किसके इक्वल आ रहा है देखना, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी डी बाई डी। बाई डी।
यानी जो पहला फ्रिंज है वो कितने डिस्टेंस दूर है बच्चे, लैम्डा डी लैम्डा बाई डी बाई डी। डी, कितनी दूर है। अच्छा n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y2 टू टू 2 लैम्डा डी बाई डी। बाई डी। ऐसे ही थर्ड पुट करोगे तो 3 लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही 4 पुट करोगे तो 4 लैम्डा डी बाई डी। मतलब सर सेंटर से मेरा जो पहला फ्रिंज है अगर मैं पूछूं तो वो कितनी दूर आएगा, लैम्डा डी बाई डी। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखने की बात है हमेशा। और दूसरा फिर ये कौन से फ्रिंज की बात हो रही है, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट। ऐसे ही हम किसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे, डार्क फ्रिंज। डार्क। आओ देखते हैं कैसे। अब डार्क के लिए हमने कंडीशन हमने पढ़ी है सर, ये रही, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अगर वही साइन थीटा y बाई डी के इक्वल है, अभी जो बिंदु निकाला है हमने, साइन थीटा किसके इक्वल है, y बाय कैपिटल डी। तो पुट कर दो यहां पर भी इस कंडीशन में साइन थीटा कैपिटल डी के मतलब y बाई डी के। तो d तो है ही, साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, सर 2n -1 आता है कि +1 आता है? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, दोनों आ सकता है, बताता हूँ, उसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होना, वो लास्ट में बताऊंगा मैं। तो देखो स्मॉल डी की जगह क्या, डी तो वही है, साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, y बाई कैपिटल डी। डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक, तो अब यहां पर देखो ध्यान से, y क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा डी, ये डी ऊपर चला जाएगा, 2 तो है ही, स्मॉल डी। और अपॉन डी ये आ जाएगा। अब मान लो ये किसके लिए, ब्राइट के लिए नहीं है, ये डार्क के लिए है। तो डार्क अब के n लिए। की वैल्यू 0 पुट करो पहले, तो फर्स्ट फ्रिंज आएगा। n की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा, n की वैल्यू 0 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेगा, यहाँ अच्छा पर नहीं नहीं, लैम्डा डी बाई 2 डी आ जाएगा फिर। ठीक है। अगर अगर अब देखो वो बच्ची पूछ रही थी कि 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों ले सकते हो। देखो अगर तुमने n को 0 से स्टार्ट करना है तो तुम लोगे 2n प्लस, अगर तुमने n को कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट 1 से करना है, तो तुम क्या ले लेना, 2n माइनस। माइनस में। मैं करके दिखा देता हूं, लेकिन ये कंडीशन हो जाएगी अगर यहाँ पर 2n माइनस 1 लिख दिया ना तुमने, तो तुमने क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 0 से 1 से पड़ेगी, फिर क्या लेना पड़ेगा, 1 1 से 2। सर। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये नोट डाउन कर लो भाई कि अगर 2n माइनस 1 लिखा हुआ है तो n को 1 से स्टार्ट करना है। तो अब n 1 लो, अब n 1 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 तो क्या होता है, 1। यस और सर, लैम्डा डी बाई 2 डी आएगा फिर। लैम्डा डी बाई डी बाई 2 डी। 2d, क्योंकि यहाँ पर -1 है, मतलब यहाँ पर माइनस आ गया ना, 2n यस सर। ठीक है, यहाँ पर इरेज हो जाए -1। अगर आप 2n प्लस 1 वाला भी लिखते ना, ध्यान से देखना, तब यहाँ पर 0 पुट करते और 0 से ये चीज 0 हो जाती, तब भी क्या आता, लैम्डा डी बाई नीचे क्या है, लैम्डा डी बाई 2 डी। सेम आ जाता। लेकिन अब 1 से करना क्योंकि माइनस है, समझ में आ रहा है कि अब माइनस ले यस सकते हो, सर। प्लस भी ले सकते हो। तो मैंने ये पहला, ये किसकी बागी सर, पहले डार्क की, पहले डार्क। डार्क की। अब दूसरे डार्क के लिए n क्या पुट कर दूंगा, 2 2 पुट कर दो, 2 + 3 आ जाएगा फिर, 3 लैम्डा डी बाई 2। 3 लैम्डा डी बाई 2d, यानी इसको क्या बोलूंगा, 3/2 को क्या बोलूंगा, 1.5 लैम्डा डी बाई। 1.5। भाई माइक ऑफ करो, मामा वो रखी आयुष। आयुष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ध्यान से अगर आप देखो हमारी सेंट्रल लाइन से पहला डार्क यहाँ बन रहा है, दूसरा पहला ब्राइट यहाँ बन रहा है, दूसरा ब्राइट यहाँ, पहला डार्क यहाँ, दूसरा डार्क यहाँ, ऐसा ही सेम नीचे की तरफ भी चलेगा और ऊपर की तरफ भी चलेगा। तो ये तो हमारी लोकेशन होती है इंटरफेरेंस में, आपको y1 y2 y3 निकालना, इसकी कंडीशन निकाल के आनी होती है बस, और कुछ नहीं करना। दूसरी चीज पूछता है फ्रिंज विड्थ, क्या पूछता है, फ्रिंज विड्थ। अब वो क्या होता है, दोनों की निकलेगी, वो दोनों की निकलेगी। बताता हूँ। तो देखो अगर मैं वही सेंट्रल लाइन दोबारा बनाऊं, स्क्रीन की लाइन दोबारा बनाऊं, ध्यान से देखना, ये मेरी स्क्रीन थी, ये पॉइंट मेरा था सेंटर पर, सेंटर पॉइंट, ठीक। अब सेंटर पे तो ब्राइट बनेगा, सेंटर से पहली दूरी पर कितने दूरी पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वाई पे। चलो मैं तुम्हें एक बार बना के दिखाता हूं। मान लो ये तो डार्क हो गया, मान लो ये मेरा पहला ब्राइट है, फिर उसके बाद क्या बनेगा सर, डार्क, डार्क। फिर क्या बनेगा,
ब्राइट, ब्राइट, फिर क्या बनेगा? डार्क। डार्क। ऐसा समझ लो, ऐसा बन रहा है कुछ, ठीक है, मान लिया, क्योंकि ये समझने में सही रह जाता है। तो सर ध्यान से Yes, देखो, अगर मेरे को इसको मैं थोड़ा शेड भी कर दूं तभी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें फिर ये बॉक्स ही लगेगा कि बॉक्स बनेगा। सर नहीं, ये डार्क है मान लो, यहां से डार्क शुरू हो जाता है और यहाँ पर ब्राइट yes, खत्म हो जाता है। अब तुमको विड्थ बतानी है। फ्रिंज विड्थ होता है एक विड्थ, फ्रिंज की एक विड्थ, मतलब किसी भी एक फ्रिंज की विड्थ बता दो। तो मान लो ये जो मैंने शेडेड किया इसी की विड्थ बतानी है। ये ब्राइट है तो इसकी विड्थ इतनी होगी ना, देखना ऑब्वियस है। yes, sir. तो इसकी विड्थ कैसे निकाल सकता हूं, ध्यान से देखो। इसके नीचे भी क्या बन रहा है सर? डार्क। इससे ऊपर भी क्या बन रहा Dark, है? डार्क। dark. तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से ये डार्क शुरू हो रहा है, यहां से ये डार्क शुरू हो रहा है, तो दो डार्क के बीच में, जो डार्क जो इकट्ठे बन रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, वही बीच में जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी क्या है? विड्थ। Width, विड्थ। तो अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, फ्रिंज विड्थ की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? fringe फ्रिंज width. विड्थ की। और कौन से फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा हूं? ब्राइट के। Bright वाले की. ब्राइट फ्रिंज विड्थ तो और कुछ नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है? Two fringe width. कौन से फ्रिंज? डिस्टेंस बिटवीन टू Bright. कंसेक्यूटिव Dark fringe widths. डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, विड्थ नहीं, डार्क फ्रिंज, ठीक है। दो डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है ना। अभी तो मैंने इसको डब्बे से दिखाया, डब्बे से ना दिखाओगे तो, अगर लाइन से दिखाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा Yes, तो sir. तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। मान लो बीच में ये डार्क है, उससे आगे क्या है? दोनों ब्राइट, या दो डार्क के बीच में एक ब्राइट। भाई ये भी डार्क, ये भी डार्क, और ये भी डार्क, और इनके बीच में क्या है? ब्राइट। इनके बीच Bright. में क्या? ब्राइट। तो दो डार्क के जो बीच की दूरी है वही ब्राइट की चौड़ाई है, यानी विड्थ है। तो अगर तुम्हें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, इसका मतलब कुछ नहीं करना, तुमने दो डार्क फ्रिंज के बीच में क्या निकाल देना है? डिस्टेंस निकाल देना है लगातार। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रिंज विड्थ बताओ किसकी? Dark की. हाँ, फ्रिंज विड्थ बतानी है डार्क की, तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने क्या करना है सर? डिस्टेंस बिटवीन Bright वाले का दो. Two consecutive bright fringe. टू कंसेक्यूटिव Bright fringe. ब्राइट फ्रिंज करना है, और कुछ नहीं करना। क्लियर है सबको? Yes. यहाँ तक। Yes, sir. तो अब वही कर देते हैं। दो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया सर? अगर पहला, अगर मान लो मेरे को किसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है, मान लो डार्क की, तो मेरे को किसके बीच का डिस्टेंस देखना है? डिस्टेंस बिटवीन Two consecutive bright. Bright वाले. ब्राइट। आओ देखते हैं। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट मतलब पहला मान लो y1 पे बना, दूसरा कहां बना? y2 पर। तो मैं क्या निकाल दूं अगर? y2 माइनस Y1. y1, यही डार्क की क्या हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ। और इसको बीटा से लिखते हैं। आओ निकालते हैं। सर पहला जो सेकंड डार्क फ्रिंज है वो आप कहां बना था? देखो 2 लैम्डा डी बाय डी पर। D और पे. पहला कहां बना था? लैम्डा डी बाय। Lambda D by D पे. आओ देखते हैं। तो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इनको माइनस करूंगा तो क्या आएगा? लैम्डा डी बाय। Lambda D by D. यही बीटा का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? यही है हमारे Yes, पास sir. बीटा। अच्छा, आप डार्क फ्रिंज की कैलकुलेट करते हैं। देखो डार्क में, सॉरी ब्राइट की करते हैं। ब्राइट में क्या करना होता है? Same आएगी उसकी भी. डालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव Dark fringe. डार्क फ्रिंज। इसमें भी क्या कर देते हैं सर? y2 डार्क माइनस Y1 y1 dark. डार्क। आओ देखते हैं y2 डार्क क्या बना था? 3 3, lambda D by 2. Lambda D by 2D. है ना, यही बना था शायद। Yes, sir. Yes, आप sir, या यही है. देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट हो तो। अच्छा दूसरा क्या? पहला कहाँ बना था? लैम्डा डी बाय 2D पे. लैम्डा डी बाय 2d पे। दोनों को माइनस कर दो, 2d तो कॉमन आ जाएगा, और 3 लैम्डा डी में से लेक लैम्डा डी गया तो फिर क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा डी। 2 2 से lambda D. Lambda D by. लैम्डा डी बाई डी। तो यानी चाहे फ्रिंज विड्थ डार्क की निकाल लो चाहे ब्राइट की निकाल लो, इंटरफेरेंस में दोनों का फॉर्मूला क्या है?
सेम है। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, लैम्डा गिवन होती है, स्लिट का डिस्टेंस गिवन होता है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन भी गिवन होता है, तुमसे फ्रिंज विड्थ पूछ लेता है। क्या नहीं निकाल पाओगे? अब देख लो, आराम से निकल जाएगा। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस का खेल। इसमें इंटरफेरेंस के कारण मैं थोड़ा समराइज कर दूं आप लोगों के लिए। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा सर? कंडीशन पढ़ी। हमारा पाथ डिफरेंस क्या आया है? समराइज कर रहा हूं मैं इसको। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आया? एन लैम्डा के। अब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल आया, लेकिन हमारा पाथ डिफरेंस था क्या? सॉरी, डी साइन थीटा के इक्वल आया। अब ये पाथ डिफरेंस दो तरीके से हो सकता है। अगर ये पाथ डिफरेंस यानी डी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाए, है ना, मैं कोई और कलर यूज करूं क्योंकि ये व्हाइट स्क्रीन में तुम्हें दिखेगा नहीं, सिर्फ यही पेज भेजूंगा मैं तुम्हें, बाकी सब तुम देखते रहना। एक से इसको व्हाइट कर देता हूं। अब ठीक है, देखो पाथ डिफरेंस हमारा क्या आया? हमारा आया डी साइन थीटा। अब पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा दो तरीके से हो सकता है। ये किसका भी हो सकता, किसके इक्वल भी हो सकता है? बताओ भाई, डी साइन थीटा किसके इक्वल भी हो सकता है? एन लैम्डा। एन लैम्डा के इक्वल भी हो सकता है। और ये डी साइन थीटा किसके भी इक्वल हो सकता है बच्चे? 2n + 1 लैम्डा बाई 2। 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल भी हो सकता है। अगर ये डी साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल हो तो ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा? सोचो थोड़ा। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। और अगर ऐसा केस हो तो ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा बच्चे? डिस्ट्रक्टिव। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब यहां से ही हमने y का फॉर्मूला निकालना था। हमने अलग से, मैं आपको लिख देता हूं, हमने क्या यूज किया? साइन थीटा किसके इक्वल लिखा? y बाय कैपिटल D के इक्वल लिखा था। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे देख भी लेना, y बाय कैपिटल D के इक्वल लिखा था हमने साइन थीटा को। ये यहां पर लिखा था, ये देखो, ठीक है। तो इसके तरीके से हमने यहाँ पर साइन थीटा की जगह जब y बाय डी लिखा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया? y का एन लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, यही आया था, देख लो आप कंस्ट्रक्टिव के लिए, एन लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और इसके लिए क्या आया था? 2n - 1 लैम्डा d बाय 2d। जब ये y की वैल्यू हमने इसमें पुट करी साइन थीटा में, और साइन थीटा की जगह यहाँ पर भी y की फॉर्म पुट करी, तो यहाँ पर y का फॉर्मूला क्या आया? 2n - 1 लैम्डा d बाय 2d। तो ये किसके बारे में बात करेगा? ब्राइट फ्रिंज के बारे में, ये करेगा डार्क फ्रिंज के बारे में। यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 2 0 1 2 3 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी आपको? 1 2 3, क्योंकि हमने क्या साइन यूज किया? माइनस यूज किया। तो ये कंडीशन हो गई सर। फिर हमने निकाला सर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ हमारा कैसे आया सर? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज को देखा तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ गई, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज को देखा तो डार्क फ्रिंज की आ गई, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम रहा, लैम्डा d बाय स्मॉल d। ये हमारे पास आ गया फ्रिंज विड्थ। आप देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट आए तो अच्छा देख लो। और अगर किसी को ये याद नहीं रहता सर ये स्मॉल d कैपिटल D क्या है, मैं एक बार आपके लिए दोबारा लिख देता हूं। सर स्मॉल d तो हमारे पास क्या है? स्लिट के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल D क्या है सर? स्क्रीन का डिस्टेंस। y क्या है सर? लोकेशन ऑफ फ्रिंजेस या डिस्टेंस ऑफ फ्रिंजेस बोल दो। ठीक है, इतना ही, और तो कुछ है नहीं। n की वैल्यू याद रखना बस। ये हमारे पास केस रहते हैं बच्चे इंटरफेरेंस की। इसमें कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, यही हमारे से पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके स्कूल एग्जाम में तो कतई नहीं आने वाला कुछ। ठीक, तो ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन कभी वो पूछ लेता है एज एन होमवर्क, लो इसको ताकि थोड़ा सा पढ़ो भी जाके। अगर मैं यहाँ पर व्हाइट लाइट का यूज कर लूं, किसी और कलर की लाइट का यूज कर लूं, तो फ्रिंज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये क्वेश्चन आ सकता है।
और इसके अलावा आपने एक और चीज करनी है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई कल तो क्लास लगेगी नहीं और अभी इतना टाइम होगा नहीं। तो देखो क्या भी पढ़ के आना है। अब तुमने नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, अगर तुम डाइफ्रैक्शन किसी को ना आता हो उसकी बात कर रहा हूँ, तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है ये देख लेना। दूसरी बात, इसकी कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। डाइफ्रैक्शन की जो कंडीशन होती है ना बच्चे, वो क्या रहती है, जो यहाँ पर डार्क ब्राइट की होती है ना, वो यहाँ डार्क की हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमारा पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है, वहां पर सिंगल स्लिट होगी। पहली बात तो डाइफ्रैक्शन में क्या यूज होगा हमारा, सिंगल स्लिट, हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर। और दूसरी बात, जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस ए है, तो सर अगर पाथ डिफरेंस हमारा ए साइन थीटा, वहां पर डी साइन थीटा, अगर डी ले सकते तो डी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि बुक्स में आपको ए दिखेगा। अगर अब ये ए साइन थीटा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इसमें भी होती है, डाइफ्रैक्शन में भी, लेकिन कंडीशन क्या होती है, डार्क के लिए अलग हो जाती है कंडीशन। कैसे सर, वहां पर डार्क कब बनता है, जब ए साइन थीटा या डी साइन थीटा किसके इक्वल हो, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के लिए ना, इसके उल्टा हो जाता है इसमें। कैसे, इसमें ये जो ए साइन थीटा किसके इक्वल हो, जो वहां ब्राइट की कंडीशन थी वो यहाँ डार्क की है, ए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एन लैम्डा, तो डार्क फ्रिंज बनेगा। और यहां पर याद रखना एन कहां से कहां जाएगा, 1 2 3 4, जीरो मत पुट कर देना, जीरो के लिए नहीं, जीरो यहां पर भी नहीं, जीरो यहां पर पूरा ब्राइट सी एक लुक आएगी फ्रिंज की, वो है जीरो के लिए, यहां पर जीरो पुट नहीं करना। अब सर ब्राइट फ्रिंज का क्या लुक है, ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा सर, ब्राइट फ्रिंज के लिए यहां पर एक कंडीशन लगती है ए साइन थीटा, जो वहां पर लगेगी, वहां पर कहां पर सर, 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, जो यहाँ डार्क का था वहां पर ब्राइट का था, यहाँ पर वो डार्क हो गया, जो यहाँ पर ब्राइट का है वहां पर वो डार्क का था। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर n की वैल्यू में बहुत ध्यान रखना, अगर n 0 पुट कर दोगे यहाँ पर वो तो चलना ही नहीं, n1 भी नहीं चलेगा, क्योंकि n1 अब अगर तुम करोगे ना तो वो किसकी फ्रिंज आएगी, वो पहले से ही एक ब्राइट बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर n कम से कम 2 पर पुट करना। जैसे मैं आपको बताऊं, जब n 2 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 4-1 लैम्डा बाई 2 यानी 3 लैम्डा बाई 2। पहला डार्क, पहला सेंटर के बाद पहला ब्राइट आपको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर n2 से पुट करना स्टार्ट, याद रखना इस बात को, n2 से चलाना है यहाँ पर। अब ये पूरा हम समझ सकते हैं, पूरा थ्योरेटिकल में जा सकते हैं, बट इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, मैं किसको क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक, बट आप देख लेना अगर आपको कोई डिफरेंस, इतना डिफरेंस आता है इंटरफेरेंस और एक तो स्लिट का डिफरेंस बोल देना, पाथ डिफरेंस बता देना। तीसरी चीज सर ये भी बता सकते हो कि डाइफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस है ना वो धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, है ना, लाइटर होते जाते हैं, इंटेंसिटी उनकी क्या होती जाती है सर, कम होती जाती है। लेकिन इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो सेम रहती है। और फिर डाइफ्रैक्शन के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है ना, वो सेंट्रल मैक्सिमा की जो बनती है वो और बाकी जो फ्रिंज विड्थ है वो दोनों सेम नहीं होती। लेकिन डार्क फ्रिंजेस में सभी इंटरफेरेंस के अंदर जितने भी फ्रिंज बनते हैं, जितने भी, सबकी जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम रहती है। डाइफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, फ्रिंज विड्थ सबकी सेम नहीं थी। जो नीचे वाला ब्राइटर बनता है ना उसकी फ्रिंज विड्थ बहुत ज्यादा होती है। अगर फिर भी किसी को डाउट रहे, डाइफ्रैक्शन थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, नहीं तो आपको मैंने कंडीशंस लिख दी हैं, आप ट्राई करना एक बार घर पे जाकर, फिर बात करेंगे। क्लियर है, एक बार अच्छे से जाना, कुछ भी डाउट हो तो पूछना मुझसे, इतना ही मैं हेल्प कर पाऊंगा। अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करते हो तो हम और भी निकल जाएगा इससे, टॉपिक बहुत अच्छे से पूरा सोल्व हो सकता है। बट मुझे पता करना पड़ेगा ना आपको कितना आता है। वही 5-6 बच्चे आए हुए हैं और जो इंटरेक्ट नहीं करते वो आए हुए हैं आई थिंक। अभी 1-2 बच्चे ने करा है, रोहित, शुभम, तनिका शायद दोबारा से चली गई है, और देखते हैं बाकी, आयुष। ओके बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो वो पूछ लेना। आई थिंक हमारी क्लासेस आज आखिरी थी B2 के लिए, फिर भी कोई काम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। ओके बच्चे, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।